नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह हम बात करेंगे इजराइल हमास संघर्ष, रूस यूक्रेन युद्ध, चीन और वियतनाम के संबंध, भारत अमेरिका संबंध और पीओके तथा सीओके से संबंधित मुद्दों पर। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला प्रश्न सर, इजराइल हमास संघर्ष पे ही है कि ये संघर्ष गहराता जा रहा है, इजराइल वैश्विक समर्थन खोता जा रहा है, पर उसे इसकी परवाह नहीं दिख रही है। अभी यूएन ने भी एक रेजोल्यूशन पास किया है। आपको क्या लगता है, क्या संघर्ष विराम हो पाएगा? नीरज जी, देखिए, जो हम इजराइल हमास का हम काफ़ी जब से शुरू हुआ तभी से हम लोग कवर कर रहे हैं, और उस समय अभी ये था कि लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि यहाँ लड़ाई दो फौजों के बीच में नहीं है। एक फ़ौज और एक जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका कोई न लेआउट है, न उसकी फिक्स कोई ड्रेस है, कोई ऐसी चीज़ है, या ना वो कहीं डिफेंस लेकर के नहीं बैठा हुआ है कि वो जो है उसके ऊपर अटैक हो रहा है। एक अननोन एनिमी, पता नहीं कहाँ है, उसके ऊपर अटैक हो रहा है। तो ये वैसे चलनी थी लड़ाई, ना उसकी कोई ड्रेस है, ना कोई चीज़ है कि पता लगे कि कौन हमास में क्या है। और इसकी वजह से जो सबसे मेजर जो चीज़ है और जो जिसके ऊपर हर एक जगह, हर जगह से जो है जिसके ऊपर ये लोग जो है प्रेशर डाल रहे हैं, या उसके ऊपर सबको लग रहा है कि नहीं ये गलत हो रहा है, वो है सिविलियंस जो है इतना उनकी जो डेथ हो रही है, मारे जा रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर का देखिए कितना नुकसान हो रहा है। मानवीय त्रासदी एक तरह से बनता जा रहा है। और अभी तक तकरीबन 19,000 से ऊपर मारे जा चुके हैं पैलेस्टीनियंस। कितने हमास के मारे गए हैं अभी तक कोई खबर नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो इस वजह से जो है एक मानवीय त्रासदी बनता जा रहा है, और दुनिया के लोग इसको ऐसे ही देख रहे हैं। अभी देखिए, इसमें दो चीज़ें और हैं देखने वाली कि इजराइल की सबसे बड़ी मुश्किल, इजराइल भी जो है दोराहे पर है। इजराइल के ऊपर पहला जो अटैक हुआ वो काला धब्बा था, वो हटा नहीं। उसके साथ हॉस्टेज और पकड़े गए, इनके कहाँ हैं कुछ पता नहीं है। सिर्फ जो है 80-88 के आसपास वापस मिले हैं उनके। अभी भी न्यूज आ रही है 2-3 हॉस्टेजेस की जो उनकी डेथ हो रखी है, लाश मिली है, वो पता लगा है। क्लियर हमास ने भी नहीं इनको बताया क्लियरली कि कितने हॉस्टेज कौन कौन क्या हैं। बातचीत टूटी गई है 7 दिन के बाद। तो ये जो कुछ और हॉस्टेजेस को लेकर के बहुत ज़्यादा इजराइल में प्रेशर है नेतन्याहू और इनके गवर्नमेंट के ऊपर। दूसरी तरफ जो राइट विंग है इनके कैबिनेट में, खुद राइट विंग है नेतन्याहू, वो नहीं चाहते हैं कि किसी हालत में मौका मिले रिग्रुप होने के हमास को, या वो सिचुएशन आए दोबारा कि उसी तरह पैलेस्टीनियंस यहाँ इकट्ठे हों और वही कार्रवाई करें। दूसरी, जो पॉलिटिकल फ्यूचर है नेतन्याहू का, पूरा डिपेंड करता है इसके ऊपर। अगर उन्होंने घुटने टेक दिए, अगर उन्होंने अगर समझौता कर लिया, उन्होंने युद्ध विराम कर लिया, तो इसको माना जाएगा कि उन्होंने घुटने टेक दिए, जो उन्हीं के वॉर कैबिनेट के लोग नहीं मान रहे हैं। दूसरा, अभी इनफैक्ट ये देखिए, कभी परसों जो है इजराइल की वॉर कैबिनेट ने वहाँ से कुछ लोगों को भेजना था कतर में कि जा कर के हमास से बातचीत करें युद्ध विराम की। उस पर जो है जो इजराइल की वॉर कैबिनेट है उन्होंने परमिशन नहीं दी, उन्होंने मना कर दिया। तो ऐसी चीज़ चल रही है, और इतनी मुश्किल है नेतन्याहू के लिए। जहाँ तक पॉलिटिकल फ्यूचर है, आप देखिए, इनको पता है कि 1973 में जो यम किपुर लड़ाई हुई थी, उसमें गोल्डा मेयर प्राइम मिनिस्टर थी। उसके बाद उनको जाना पड़ा था, उनके खिलाफ इंक्वायरी भी बैठी थी। तो इनको भी पता है कि ये भी चीज़ हो सकती हैं। इनका जो मेन सपोर्ट है राइट विंग सपोर्ट, वो निकल जाएगा। और मिलिट्री और इनफैक्ट इनका मिलिट्री और पॉलिटिकल दोनों सपोर्ट निकल जाएगा, बिकॉज फौज तो हमारे से खात्मा चाहती है। तो ये फौज की तरफ भी से भी जाएंगे, और अपने जो इनका सपोर्ट बेस है वहाँ से भी। तो ये उनकी काफ़ी बड़ी मुश्किल है।
और सबसे जो ज़्यादा मुश्किल है, हमास के जो लोग हैं उनको ये पैलेस्टीनियन से अलग नहीं कर पा रहे हैं कि कौन हमास वाले हैं, कौन पैलेस्टीनियन सिविलियंस हैं। तो ये जो चीज़ है वो भी बढ़ रही है। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, हमास, जिसकी बहुत अभी जो है हमास पैलेस्टीनियंस की नज़र में काफ़ी ऊपर हो गया, उसका सपोर्ट बेस जो बहुत कम था अब बढ़ गया है, वहीं नहीं फ़लस्तीन में नहीं, पूरे अरब देश में। तो ये कुछ मुश्किलें हैं नेतन्याहू के सामने। जहाँ तक अमेरिका जो मेन सपोर्टर है इनका, उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है इजराइल को सपोर्ट करने के अलावा। हमास के सपोर्ट वो कर नहीं सकता, और जो उसके ऊपर इंटरनल और वर्ल्ड प्रेशर भी बहुत है इजराइल और हमास दोनों, इजराइल और अमेरिका के ऊपर, खास करके जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ हो रही हैं और ये मानवीय त्रासदी है उसके ऊपर लेकर के। तो पूरी दुनिया जो है अगेंस्ट हो रही है जो वहाँ पर। और आप देखिए साथ साथ यूक्रेन का भी अंडर प्रेशर है अमेरिका, कि वहाँ भी जो है कुछ नहीं हासिल हो रहा है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी प्रेशर हैं, इनके इंटरनल प्रेशर्स हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स के, इलेक्शंस के प्रेशर्स हैं। तो ये जो चीज़ें इनफैक्ट कहा तो यहाँ जा रहा है, दुनिया के लोग ये कह रहे हैं कि एक जगह अमेरिका जो है यूक्रेन में, यूक्रेन एक ऑक्युपाइड कंट्री है जिसको ऑक्युपाई किया है रूस, ऑक्युपाइड कंट्री को सपोर्ट कर रहा है कि उसका ऑक्यूपेशन हो, वो अपना जो ऑक्युपाइड टेरिटरी है उसको ले सके, और यहाँ पर इजराइल को मदद कर रहा है ऑक्युपाई करने के लिए फ़लस्तीन का इलाका या गाज़ा का इलाका। तो ये चीज़ अब कही जाने लगी है। और इसके साथ साथ चीन और रूस का इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ता जा रहा है अरब देशों में। अभी देखिए पुतिन विजिट करके गए हैं सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, अच्छा रिसेप्शन उनको वहाँ मिला है। वहाँ तो यहाँ तक आ गया है कि चीन रूस के होने की वजह से जो है डिप्लोमेसी और अच्छी हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं। और जो बाकी ग्रुप्स हैं, अगर इन्होंने हमास को से समझौता करने की कोशिश की या कराई इजराइल की, तो बाकी जो ग्रुप्स हैं हिजबुल्लाह, हुतीज़ और बाकी और जो कई हैं, उनका क्या होगा? और वो कहेंगे कि बस ये तो यही एक तरीका है लड़ाई का, वो अपने आप को मजबूत करेंगे, या ईरान जैसे देश उनको मजबूत करेंगे कि ये और आगे बढ़ें, और अमेरिका और इजराइल को जो ऐसे ही ये करते रहें, जो जैसे रेड सी और में हौतीज़ कर रहे हैं। अरब वर्ल्ड के लिए जो सबसे बड़ी मुश्किल है कि इतनी बड़ी जो मानवीय त्रासदी है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है, वो कैसे जस्टिफाई करें। 19,000 से ऊपर लोग मारे गए, जिसमें 70% महिलाएं और बच्चे हैं। तो ये जो है एक डिस्ट्रक्शन, जितना वहाँ तबाही हुई है, जितना नुकसान हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हर एक चीज़ का, वो पैलेस्टीनियंस के अगेंस्ट हुआ है सारा, वो कैसे देखा जाए। मुस्लिम वर्ल्ड में ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, वो भी एक चिंता का विषय है अरब देशों के लिए। ये तीन जो मेन प्लेयर्स हैं, इजराइल, अमेरिका और अरब वर्ल्ड, हमने उनकी बात की, और ऑफ कोर्स रूस और चीन का इन्फ्लुएंस। अभी देखिए यूनाइटेड नेशंस में, यूनाइटेड नेशंस बिल्कुल जैसे कहते हैं कि हेल्पलेस है, असहाय है, कुछ नहीं कर पा रहा है। महीनों से कह रहा है, महीने से ऊपर से कह रहा है कि मानवीय त्रासदी है, सहायता होनी चाहिए, लेकिन उस तरह से हो नहीं पा रही है वहाँ पर। पिछला रिजोल्यूशन आप देखिए, अभी रिजोल्यूशन हुआ और कितना सपोर्ट मिला इस रिजोल्यूशन को। सीज फायर का जो रिजोल्यूशन था, 153 कंट्रीज ने सपोर्ट किया, सिर्फ 10 अगेंस्ट थे, अमेरिका के साथ कुछ और 23 एब्सटेन किए। यूरोपियन कंट्रीज भी अमेरिका के साथ नहीं थे इसमें। भारत ने भी मानवीय आधार को रखा सीज फायर के लिए। तो ये जो चीज़ है, और वो देखिए, मतलब एक भी जो यूरोपियन कंट्री अमेरिका के साथ नहीं था इसमें। तो ये जो है अमेरिका को भी लग रहा है कि वो आइसोलेट हो रहा है इस चीज़ पर। जो पिछला रिजोल्यूशन था, आप देखिए 120 देशों ने सपोर्ट किया था, इस बार 153 ने किया। जो रिजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आया सीज फायर के,
और इससे पहले जो अक्टूबर में आया था मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ 14 अगेंस्ट थे। इस बार देखिए 10 अगेंस्ट सिर्फ और 45 जो उस समय एब्सटेंशन थे, इस समय सिर्फ 30 ने किया एब्सटेन। तो आप देख सकते हैं कि क्या है। अमेंडमेंट इसमें आया था जो कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया मिल के ला रहे थे, इसमें ऑस्ट्रिया, अमेरिका और ऑस्ट्रिया, जिसमें कहा जा रहा था कि हमास ने बहुत गलत किया और ट्रेचरी की और ऐसी चीज़ें जो आ रही थी उसको शामिल करने के लिए 2/3 सपोर्ट चाहिए था जनरल असेंबली में, जो अमेरिका को नहीं मिला, इसलिए उसमें हासिल नहीं हुआ। और इसी को देखते हुए बिडेन ने भी वार्न किया है और नेतन्याहू को कि नेतन्याहू जो है वर्ल्ड का सपोर्ट लूज़ कर रहे हैं। प्रस्ताव तो पारित नहीं हो पाया जनरल असेंबली में क्योंकि अमेरिका ने वीटो कर दिया, लेकिन अभी देखिए कि इसके ऊपर कितना प्रेशर है अमेरिका और इजराइल के ऊपर। आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि जो है हम हमास को कंडम करते हैं लेकिन पैलेस्टीनियंस की मदद करना चाहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। स्पेन ने बोला है कि पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करेंगे वो। अफ्रीका में देखिए इजराइल के विरुद्ध भावना हुई है, सब सारे पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो लेकिन इजराइल अपने रेट्स जो है मिलिट्री और आर्टिलरी, ग्राउंड सपोर्ट, टैंक्स के साथ वो बढ़ाता जा रहा है। अब मुश्किल ये है कि ये अभी भी, हालांकि काफ़ी इंटेलिजेंस ली है इजराइल ने इनके लीडर्स के बारे में। नेतन्याहू ने खुद उनको बोला है हमास को सरेंडर करने के लिए, कुछ लोगों ने सरेंडर किया भी है, इनके फोटोग्राफ्स आए हैं, लेकिन हमास इन्होंने खुद बोला है कि 30,000 के आसपास की स्ट्रेंथ है। तो कितने सरेंडर किए हैं, कितने मारेंगे, अभी तक कोई एग्जैक्ट खबर इजराइल ने नहीं दी है। उसके अलावा आप देखिए कि ये हमास एक आदमी तो है नहीं, एक संगठन सिर्फ है नहीं, एक आइडियोलॉजी है नहीं, एक आइडियोलॉजी है जिसमें और लोग शामिल हो सकते हैं। अगर हमास का सपोर्ट बेस बढ़ रहा है, जो कि एक रिपोर्ट में बताया गया है, एसोसिएटेड प्रेस AP की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि हमास के जो है ऊपर लोगों का जो फेथ है और हमास के सपोर्ट बेस जो पहले 20-25% होता था, अब तकरीबन 60 से 70% तक हो चुका है। तो इसका मतलब हमास की स्ट्रेंथ और बढ़ सकती है और लोग रिक्रूट हो सकते हैं। और अगर नेतन्याहू कहते हैं कि हम हमास का सर्वनाश करेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे, तो कहाँ पर कितने होंगे कैसे पता लगेगा, और उसके लिए जंग कब तक चलती रहेगी। ये जो चीज़ है, ये प्रेशर काफ़ी है अभी। कुछ जगहों पर तो आप देखिए पैलेस्टीन में तो 90% लोग सपोर्ट करने लगे हैं इसको, हमास को। वेस्ट बैंक में तकरीबन 80% लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो है दूसरा, अभी अमेरिका चाहता है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को ले आया जाए, कि जब कब्जा हो जाता है गाज़ा में इजराइल का, तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी उस पर रूल करे। लेकिन पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इतनी कमज़ोर है, उसका कोई बेस ही नहीं है। 76% जो एसोसिएटेड प्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, उनके जो उन्होंने सर्वे किया है उसके हिसाब से 76% लोग चाहते हैं कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये जो इनफेक्टिव है। तो इस हालात में क्या हमास पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो सकता है? हो सकता है, अगर इजराइल और अमेरिका के पास अगर कोई फिक्स उनका तरीका है तो। अदरवाइज मेरी तरफ से तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और जो ग्रुप्स हैं, लेबनान, सीरिया, ईरान, कतर, हमास, उनमें उनका क्या क्या होगा? अगर हमास को ख़त्म किया तो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं और काफ़ी प्रेशर है नेतन्याहू के ऊपर। आज नहीं तो कल उनको इस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर दुनिया से सपोर्ट इजराइल का ख़त्म होता रहेगा, ख़त्म हो जाएगा, तो इनके लिए भी बहुत मुश्किल पड़ेगी और अकेले वो लड़ाई लड़ नहीं सकते। अमेरिका में इलेक्शंस होने वाले हैं, उधर रूस जो है अपने आप को मजबूत, रूस और चीन मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए किसी न किसी सलूशन पर आना पड़ेगा। या हमास सरेंडर करे या इजराइल कहीं ना कहीं किसी स्टेज पर इसको रोके या गाजा को खाली करे, लेकिन खाली भी करा लेगा
जैसे बाकी जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट कह रहे हैं कि इनका एम है कि पूरा फ़िलिस्तीनियन से गाज़ा खाली करा दो, उनको दूसरे देशों में डाल दो। हमास से मतलब नहीं है, पूरा फ़िलिस्तीनियंस को खाली करना चाहते हैं, जो कि इजराइल तो नहीं कह रहा है, लेकिन उनको ये लग रहा है जैसे जिस तरह लोगों को हटाया जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, प्रेशर काफ़ी है और आने वाले दिनों में बहुत बढ़ेगा। तो कोई ना कोई रणनीति इसके बारे में मिलकर के इनको बनानी पड़ेगी। और चूँकि अभी अमेरिका के NSA इजराइल में आए हुए हैं, गाज़ा में भी गए हैं, बाकी देशों से भी बात किए हैं, करेंगे। ब्लिंकन आ चुके हैं, इनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। तो कुछ न कुछ रास्ता इनको निकालना पड़ेगा और जल्दी निकालना पड़ेगा। सर, रूस यूक्रेन युद्ध में ताज़ा स्थिति क्या है? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तो स्पष्ट कर दिया है कि जीत हासिल होने तक लड़ाई जारी रहेगी। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि जेलेंस्की मांग रहे हैं लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। तो अब धन की कमी जो यूक्रेन के पास होने जा रही, क्या इसी दिन का पुतिन को इंतजार था? जी, रशिया यूक्रेन की लड़ाई वहीं पर है जहां हम पिछले 4 महीनों से 5 महीनों से बात करते आ रहे हैं कि ये कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। नुकसान तो हो रहा है, चल रहा है। जो जेलेंस्की बोल चुके हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, अपना इलाका लेके रहेंगे। अभी भी पहले 20% इलाका उनका रूस ने ले रखा था। अब चूंकि रूसी सेना जब पीछे हट गई थी अपना डिफेंसेस मजबूत करने के लिए, तो अब उनके पास 18% का इलाका अभी भी उनके कब्जे में है। काफ़ी बड़ा इलाका है। उनके पास, जेलेंस्की के पास हथियार, एम्यूनिशन की कमी हो रखी है। एड जो बाहर से मिलती थी अब कम हो गई है, मिलेगी भी नहीं मिलेगी, क्वेश्चन मार्क हो रहा है। कई जगहों पर, कई देशों में वो जा रहे हैं। जो वेपन्स मिलने थे कुछ मिले हैं, लेकिन उनसे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, आगे नहीं बढ़ पाए उनका जो काउंटर ऑफेंसिव है। और जो इनका फ़ौज है उसका भी मोराल डाउन हो रहा है। लोग इनके परेशान हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमें भले रूस के अंडर रहना पड़े लेकिन कम से कम अपनी ज़िंदगी जिएं, ये चीज़ नहीं हो। तो ये जो है थोड़ी कुछ बातें हैं जो कि वहाँ पर बहुत मुश्किल हैं जेलेंस्की के लिए कि किस तरह, कैसे इतना आगे बढ़ पाएंगे, उनको खुद सोचना पड़ेगा। हालांकि उनको कहा जा रहा है, उनको एक चीज़ मिली है कि यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन अपने में शायद जल्दी शामिल कर ले, क्योंकि कहा गया है कि उनकी काफ़ी चीज़ें जो उनके लेट डाउन गाइडलाइंस थे वो काफ़ी उन्होंने फॉलो कर लिया। 1-2 रह गई हैं, जो भी हो जाएगा। लेकिन लड़ाई जहाँ तक है, देखिए रुकी की रुकी है। ड्रोन्स चल रहे हैं, मिसाइल चल रही हैं। अभी देखिए जिस दिन है, परसों 3 दिन पहले जब जेलेंस्की अमेरिका में गए थे, क्योंकि वहाँ फंड नहीं मिल पा रहा था, वहाँ जाके बात करना था, उन्होंने लोगों को बताना था। क्वेश्चन मार्क उठ रहे थे कि इतने फंड अभी तक दिए गए, उसका क्या हुआ। क्वेश्चन मार्क उठ रहे थे, प्रश्न चिन्ह, कि वहाँ करप्शन बहुत है मिलिट्री में, और कुछ भी हासिल नहीं किया इन्होंने। इनका काउंटर ऑफेंसिव में कुछ नहीं हुआ। तो ये गए थे वहाँ फंडिंग के लिए, लेकिन कोई ख़ास बात फ़िलहाल तो नहीं बनी है। नाटो का अपना ही हालत ख़राब है। तो ये जो चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर हैं। और जिस दिन ये गए थे अमेरिका में, उसी दिन रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की कीव में, और कीव का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। 50 लोग तकरीबन मारे गए। पुतिन ने जो अभी अपना 2 दिन पहले उन्होंने अपनी जो उनसे टेली कॉन्फ्रेंस या जो उन्होंने बातचीत की है, जो हमेशा एनुअल करते हैं, उसमें उन्होंने साफ बोला है कि लड़ाई चलती रहेगी जब तक कि यूक्रेन कोई डील नहीं करता। उन्होंने जो एनुअल फ़ोन इन जो रशियन पब्लिक के साथ करते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो बृहस्पतिवार को मैंने कल ही उन्होंने किया था। और उन्होंने यहाँ तक ये कहा था कि जो उनके एम्स बड़े क्लियर हैं। उन्होंने कहा था कि डीनाजीफिकेशन, डीमिलिटराइजेशन और जो न्यूट्रल स्टेटस है वो होना चाहिए यूक्रेन का, कि वो अभी भी वही लेके चल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि या तो यूक्रेन एग्रीमेंट करे या हम लड़के बाई फोर्स ये जगह अपना एम हासिल करेंगे।
और उन्होंने यहाँ तक बताया कि 6,10,000 उनकी मिलिट्री अभी वहाँ लड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि तकरीबन 1500 डेली लोग रिक्रूट हो रहे हैं और अब वो मोबिलाइजेशन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि करीब 5 लाख के आसपास मोबिलाइजेशन हो रखा है अभी। तो ये जो है उन्होंने काफ़ी क्लियर कर दिया। उन्होंने अपना भी क्लियर किया कि वो 2024 में फिर भी प्रेसिडेंट रहेंगे। और उन्होंने विजिट भी किया, देखिए गल्फ़ कंट्रीज़ को अभी गए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में और सऊदी अरेबिया में, इन कंट्रीज़ को विजिट भी किया उन्होंने। और उन्होंने खुद बोला कि यूक्रेन को भरोसा नहीं करना चाहिए यूरोपियन यूनियन या नाटो में, यही हाल होगा अगर ये ज्वाइन करेंगे उसके बाद भी। और नॉर्डिक कंट्रीज़ का जो सपोर्ट है वो इन्होंने अपनी तरफ से लिया। उन्होंने ये भी बोला कि यूरोपियन यूनियन खुद जो है फंसा हुआ है, इतना फाइनेंशियल और पब्लिक प्रेशर है उनके ऊपर। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि अभी भी वहाँ चल रही हैं यूक्रेन रशिया में। रूस ने अपनी पोजीशन बहुत मजबूत कर ली है, उसको अब पीछे हटाना लगभग नामुमकिन है। नामुमकिन तो हर एक जगह नहीं होती, बट जिस तरह की लड़ाई वहाँ पर है उस हिसाब से। और नुकसान अभी भी हुए जा रहा है। ओडेसा में 3 दिन पहले काफ़ी नुकसान किया था रूस ने। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत मुश्किल हैं, और इसका समाधान अमेरिका नाटो को ढूंढना ही पड़ेगा कि किस तरह कहाँ जा कर के इसको रोका जाए, अदरवाइज ये बर्बादी यूक्रेन की जारी ही रहेगी। सर, चीन और वियतनाम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, क्या यह भारत के लिए खतरा हो सकता है? नीरज जी, देखिए चीन और वियतनाम आप दोनों अगर अलग से भी देखिए तो एक स्टडी करने लायक दोनों की इनका प्रोग्रेस है वो है। वियतनाम देखिए कितने साल तक अमेरिका से लड़ाई उनकी चलती रही और अंत में अमेरिका को वहाँ से जाना पड़ा जी। तो वियतनाम भी काफ़ी उनके ऊपर मतलब करीब 3-4 साल लड़ाई चली जी उनके ऊपर, और कितना आप समझिए कि उनको दबाया गया, उनका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ और चीन भी उभरा वहाँ से जी। और दोनों की रिलेशनशिप एक्चुअली देखा जाए तो बड़ी कॉम्प्लेक्स है। दोनों हैं कम्युनिस्ट बेस ही है, दोनों का कम्युनिस्ट बेस है जी। वियतनाम का भी चीन का भी, लेकिन आपस की जो रिलेशनशिप है बड़ी एक कॉम्प्लेक्स है। आप ये नहीं कह सकते कि एक तरफा कहीं चल रहे हैं कि वो अलाइंड हैं किसी के जी, नॉन अलाइंड तो है नहीं, बट इसके अलाइंड किसके साथ हैं जी। अमेरिका के साथ भी इतने साल तक लड़ाई के बाद जो है संबंध अच्छे हुए जी। और इससे अच्छा क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि आप देखिए जो बाइडेन तो अभी गए थे सितंबर में जी, G20 के तुरंत बाद गए थे वहाँ पर हनोई में जी। उससे पहले देखिए अपने ट्रंप 2 बार गए थे जी, और एक बार तो इसके साथ मीटिंग उन्होंने नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग के साथ मीटिंग उन्होंने हनोई में की थी जी। तो इम्पोर्टेंस उस हिसाब से था वियतनाम, और वियतनाम के जो लोग हैं सब मेहनती हैं, उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस किया, आगे बढ़े। तो इसलिए वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा था कि अलाइनमेंट करके आ गए। लेकिन आप थोड़ा पहले अगर जाइए वियतनाम के हिस्ट्री देखिए तो वियतनाम जो है हमें समझ में आएगा कि अभी क्या वियतनाम का है कंडीशन जी। 1950 में वियतनाम जो है रिकग्नाइज किया, चाइना ने रिकग्नाइज किया था वियतनाम का, दरअसल उससे पहले चीन ने वियतनाम को रिकग्नाइज नहीं किया था। तो 1950 में रिकग्नाइज किया था उन्होंने। और आप देखिए इनका जो है उसी समय से पहले से भी लैंड बॉर्डर है ही है, एक साथ इनका है मेरीटाइम जी, मेरीटाइम बॉर्डर है क्योंकि साउथ चाइना सी में आप देखेंगे वियतनाम तकरीबन कोस्ट लाइन 3000 किलोमीटर की है जी। तो काफ़ी बड़ा कोस्ट लाइन है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी काफ़ी है जी। इसी वजह से वियतनाम का, जो कि चीन जो है उसके ऊपर हम सब जानते हैं, हम कर चुके हैं बात, लेकिन चीन जो है रिकग्नाइज नहीं कर रहा था इतना ज़्यादा और अपना दबदबा कायम रखना चाहता था जी उस इलाके में, और इस वजह से इनके रिलेशंस ठीक नहीं रहे थे। और हम जानते हैं कि 1979 में 1979 में चीन ने
अटैक किया था, आक्रमण किया था। उन्होंने लड़ाई इसके ऊपर की थी, वियतनाम के ऊपर जी। और अगर आपको याद है कि उस समय हमारे विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे जी। जो कि चीन में गए थे। जिस दिन वो गए उसी दिन जो है लॉन्च हुई, अटैक किया चीन ने, तो वो वापस आ गए थे। इनफैक्ट अटल बिहारी वाजपेयी उस समय ये देख करके कि इन्होंने ऐसी कार्रवाई चीन ने की है जी। तो ये संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, कुछ न कुछ इनके बीच में चलता रहा। और जो हम साउथ चाइना सी और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात कर रहे थे, 1988 में वहाँ ऑयल बहुत है उस इलाके में, तो एक ऑयल रिग चीन ने अपना भेज दिया उस इलाके में जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन था वियतनाम का जी। तो ये जो एक दो तीन चीज़ें हैं, ये एक तो मेन है, छुटपुट तो बाकी चीज़ें चलती रही थी जी। लैंड पर। तो ये देखा जाए तो अगर काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर आपस में मतभेद, डिफरेंसेस, और जब आप देख सकते हैं कि लड़ाई की बात आ गई थी तो कितना ज़्यादा आगे बढ़ गया था। लेकिन एक चीज़ और हमें देखनी है कि अगर आप देखिए 1990-91 तक वियतनाम एलाइन तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन रूस के साथ था जी। आप अगर बैक जाएंगे और रूस ने उस समय तो यूएसएसआर था जी। यूनाइटेड जो वो था यूएसए ने तब तक उनका वो नहीं हुआ था जो कि 9 राज्यों में बट गया था रूस, उसका ब्रेकअप नहीं हुआ था उस समय। तो उस समय जो रशिया ने बहुत ज़्यादा मदद की थी इनकी, वियतनाम की, आर्म्स एम्यूनिशन से लेकर के, फाइनेंशियल से लेकर के काफ़ी मदद की थी जी। लेकिन 1991 में जब रूस का विघटन हुआ, रूस बट गया, तो रूस आपस में ही उनकी अपने आप कई स्टेट्स बन गए तो कमज़ोर तो हो ही गए थे थोड़े जी। और उतनी मदद फिर वियतनाम के पास नहीं आ पाई जी। और वियतनाम को लगा कि चूंकि उस समय अमेरिका से उन्होंने ऑलरेडी इतने सालों की लड़ाई लड़ी थी तो उन्होंने देखा कि इनको कोई बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा जी। ये जो है लड़ाई के साथ या दुश्मनी के साथ नहीं चल सकते जी। तब उन्होंने बैलेंसिंग एक्ट अपना शुरू किया था और उन्होंने 1991 के बाद रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जी। जो भी था, उन्होंने किसी को टारगेट नहीं किया कि इसी से करना है, उन्होंने कहा कि हम नॉर्मल रिलेशंस लेके चलेंगे और तभी हम ठीक रह पाएंगे। और उन्होंने बेसिकली आसियान के भी मेंबर नहीं थे उस समय 1991-92 में, वो आसियान के भी मेंबर नहीं थे क्योंकि वो रूस के साथ थे तो इसलिए उनके पास कुछ चल नहीं पाया। लेकिन धीरे धीरे जब ये 90 के दशक में जैसे लेट 90s में आए, इन्होंने हर जगह अपने उन्होंने मैसेज दिया कि हम भाई नॉर्मलाइज करके रहना चाहते हैं रिलेशंस सबके साथ जी। तो वो उन्होंने ये चीज़ें शुरू की और आगे चल के हम देखेंगे इन्होंने बाद में चल के इनको बैम्बू डिप्लोमेसी बोला गया। बैम्बू डिप्लोमेसी खास करके उस इलाके में कि देखिए उनका कहना यह था कि जैसे बैम्बू होता है बांस, उसके जड़ें मजबूत होती हैं और जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाता है उसकी शाखाएं सब जगह बढ़ती जाती हैं जी। तो इनका वो था कि हम अपने को अपनी जड़ मजबूत रखेंगे लेकिन हम सबके साथ चलेंगे, चीन भी है, रूस भी है, अमेरिका है, सबके साथ, अदरवाइज जो है हम एक तरफ झुकेंगे तो हम झुक ही जाएंगे जी। तो इसलिए वो बैम्बू डिप्लोमेसी के हिसाब से अपना चलते रहे कि हम सबके साथ एश्योरेंस दे के चलते रहे हैं कि हम सबको ले करके चलेंगे। अगर हम चूँकि चीन की बात कर रहे हैं, इनके साथ विजिट अभी हुई है 6 सालों के बाद हुई है क्योंकि इससे पहले शी जिनपिंग गए थे वहाँ जब एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग थी तो उस समय भी ट्रंप भी गए थे, ये भी गए थे, तो उस समय जो है लगभग बात शुरू हो गई थी नॉर्मलाइज की, लेकिन अब 6 साल के बाद गए हैं और इस बीच में काफ़ी विजिट्स हुई हैं। इनके फॉरेन मिनिस्टर चीन के जो अब गुम हैं, पता ही नहीं है, वो भी गए थे 2019 में, उनके फॉरेन मिनिस्टर आए थे और अभी जो है इनके प्राइम मिनिस्टर भी वियतनाम के, वो भी विजिट करके गए हैं चीन। तो ये हुआ है लेकिन देखिए डिफरेंसेस थे और काफ़ी थे। कुछ जो हमने अभी देखे मेरी टाइम डिफरेंसेस हैं, बहुत बड़ा जो है एक स्प्राटली आइलैंड्स हैं जी, जहाँ पर कि जिसके आसपास चीन ने
ऑलरेडी साउथ चाइना सी में हम जानते ही हैं कि चीन ने तो आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना करके अपने मिलिट्री बेसिस बना रखे हैं। स्प्रैटली का है ही है, वो अपना मानता है वहाँ पर ऑलरेडी। और जैसे हमने बात की कि कोस्ट लाइन 3000 किलोमीटर की वियतनाम, अब वियतनाम अकेले 3000 कोस्ट लाइन उसको डिफेंड करना इतना आसान नहीं है। हालांकि उसकी अगर इतना उसके पास मजबूती होती तो और ज़्यादा साउथ चाइना सी में जा सकता था, लेकिन बाद में ज़रूर वो मेंबर बना आसियान का। उसमें फिर जो है जैसे हम बात कर रहे थे कि साउथ चाइना सी मेन है वियतनाम के लिए, और वहाँ टोटल मिलिटराइजेशन अपना चीन कर रहा है जी। तो इसका इफ़ेक्ट तो आएगा ही आएगा इसके ऊपर। और 2014 वाला इंसिडेंट हमने बात की, जो चाइना ने अपना ऑयल रिग वहाँ भेज दिया था जी। वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, और उस समय काफ़ी समय लगा था इनको, लेकिन ये हुआ कि लड़ाई वाली बात नहीं आई 79 के बाद, और दोनों ने इसको एस्केलेट नहीं किया, और बाद में बातचीत की और चीन ने विड्रॉ कर लिया अपना ये जो वेसल था, जो ऑयल रिग इन्होंने वहाँ भेजा था जी। लेकिन भले रिलेशंस नॉर्मलाइज हो रहे हों, गवर्नमेंट लेवल पर चल रहा हो, आप अगर ग्राउंड लेवल जाइए तो एंटी चाइना फीलिंग अभी भी वियतनाम के लोगों में है। और जैसे मैं कह रहा था कि 2015 में शी जिनपिंग हनोई में गए थे उसमें, और उसके बाद अभी जा रहे हो, इसी बीच और कई चीज़ें हुई। वियतनाम ने कई देशों के साथ रिलेशंस बनाए अपने, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ बनाया, भारत के साथ तो रिलेशंस बने ही बने वियतनाम के, और काफ़ी रक्षा रिलेशंस उसके भी बने। मिलिट्री लेवल पर भी वियतनाम ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है भारत के कई वेपन्स में, और भी एक्सरसाइजेज भी हमारे साथ में हुई हैं। तो ये जो चीज़ें भी बीच में हुई, और हम अभी बात करते कि ट्रंप ने 2 बार विजिट किया वहाँ, और जो बाइडेन अभी सितंबर में गए थे वहाँ, तो ये सारी विजिट से ही। और ऐसा नहीं हुआ, जो बाइडेन के साथ भी, अमेरिका के साथ भी इन्होंने कई एग्रीमेंट साइन किए हैं जी। तो ये जो चीज़ें थी, जैसे हम बात करते हैं जापान, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ जो है सबको, जैसे हम कह रहे थे बैम्बू डिप्लोमेसी, शाखाएं बढ़ा करके सबके साथ वियतनाम चाहता है कि हम अपने रिलेशंस ठीक करके रखें जी। कौन किस समय काम पर आए। और मैं ये भी कहूँगा इस समय कि देखिए चीन के हम बात पर आएंगे, बट अब चीन भी ले लेते हैं। चीन को भी देखिए लग रहा था कि ये अगर अमेरिका का इन्फ्लुएंस इस तरह बढ़ता रहा जी ठीक उसके बॉर्डर पर, तो और साउथ इंडो पैसिफिक में हो ही रहा है, तो उसको भी कुछ ना कुछ तो था कि रिलेशंस हम इम्प्रूव करें। तो चीन ने भी बीच में इकोनॉमिकली इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। और आप अगर ट्रेड की बात करें तो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर वियतनाम का चीन ही है, या रादर चीन से एक्सपोर्ट जो जाते हैं सबसे ज़्यादा वहीं पर हैं अभी। और इसके साथ देखिए जितने भी अमेरिका में मैंने कहा 3 विजिट हुई थी ट्रंप की, 2017, 19 में, 23 में अभी बाइडेन भी गए थे, तो वहाँ से भी काफ़ी कुछ उन्होंने एग्रीमेंट साइन किए हैं और पैक्ट्स उनके साथ भी हैं जी। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि और एक साथ मैं भी कहूँगा कि ऐसा नहीं था कि पैक्ट था तो वियतनाम भी चीन के साथ नहीं किया, BRI वगैरह में वो नहीं था जी साथ में उनके। लेकिन अभी जो क्या चेंजेज आए हैं, देखिए जो मेन चेंजेज हैं, एक तो जैसे मैंने कहा कि चाइना जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इनका, और काफ़ी बड़ा तकरीबन $67 बिलियन का ट्रेड वियतनाम और इनके बीच में हुआ है। रादर मैं कहूँगा $67 बिलियन तो चीन ने इन्वेस्ट किया है जी वियतनाम में। और ख़ास करके पिछले जब कोरोना के बाद 2019 से 20 से कई जापानीज़, आप देखिए कई फॉरेन कंपनीज़ जो चीन में थीं जो अपने बेसेज वहाँ से हटाने लगे। आपको अगर याद होगा मैक्सिमम वियतनाम की तरफ जा रहे थे। जी हमारे भारत में भी आए जी, और कुछ जगहों पर गए, बट वियतनाम में भी, फिलीपींस और वियतनाम में काफ़ी गए उनके। तो चीन को ये भी लगा कि अगर ये होगा हमारा फ्लाइट हो जाएगा ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने भी इनफैक्ट विल बी सरप्राइज, कुछ जो है चीन की कुछ कंपनियां अमेरिका के सैंक्शन से बचने के लिए जी वो भी जा करके इन्वेस्ट की हैं वियतनाम में।
तो ये भी चीज़ होती रही इसके साथ में। और जैसे हमने कहा कि अब वियतनाम को भी जब ये मिला, हर एक देश चाहता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए हमारे पास, तो अगर यहाँ से भी आ रहा है, अमेरिका से भी आ रहा है बाकी जगह से, तो वियतनाम को बैलेंसिंग एक्ट तो करना ही करना था। जी। दूसरी चीज़, एक चीज़ और देखिए कि इसमें जो देखा जाए, वियतनाम ने देख लिया कि नाटो या जो एलाइज है उनकी क्या कंडीशन है। एक लड़ाई यूक्रेन की, यूक्रेन जो है बहुत बड़ा फ्रेंड था अमेरिका का, अमेरिका ने इतने इन्वेस्टमेंट वहाँ किए थे। अब जो भी न्यूज़ आ रही है सीक्रेट बेसिस से लेकर के क्या क्या बना था वो अलग की बात है, हम लोग देख चुके हैं उसके बारे में। लेकिन अभी क्या कंडीशन आ रही है अल्टीमेटली, रशिया के अटैक के बाद अभी 2 साल होने वाले हैं, 20% में से 2% ज़मीन, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बाद वो कुछ कर पाए, आगे बढ़ नहीं पा रहा है। और अब लग रहा है वो बिलियंस का मिलियंस भी आने मुश्किल है जी। तो ये भी एक चीज़ वियतनाम को सीख मिली है कि भाई कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी के साथ अगर अलाइंड होकर रहो, ज्वाइन करो और बाद में वही कंडीशन आ जाएगी तो फ़ायदा क्या है। जी। और अगर चीन के साथ होता है ऐसी सिचुएशन जो ये चाहते हैं कि नहीं आए, तो इन्होंने एश्योरेंस दिया हर जगह कि वो उन्होंने चीन को बोला कि हम नहीं चाह, हम एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम आपके साथ मिल के रहना चाहते हैं। जी। तो ये चीज़ें अपने डिप्लोमेसी में लेके चले आगे। और इस वजह से जो है देखिए इन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि वी आर फ्रेंड ऑफ ऑल, एनिमी ऑफ नन। जी। सबके दोस्त हैं, दुश्मन किसी के नहीं है। तो ये एक पॉलिसी ये लेके चली जो कि ये बैम्बू डिप्लोमेसी जिसकी हम बात कर रहे थे उसी का है। और उन्होंने बिल्कुल वो रखा, मतलब दोबारा अगर हम बैम्बू डिप्लोमेसी की बात करें, बेस स्ट्रांग और बैम्बू जैसे आगे है, फ्लेक्सिबल है, वो फ्लेक्सिबल रखा उन्होंने कि हम कहीं भी झुक जाएंगे, कहीं भी जाएंगे और हमारे हाथ चारों तरफ रहेंगे। जी। तो ये चीज़ वो लेके चले अपनी पॉलिसी में और इसको लेके आगे बढ़े। और ये जो विजिट अभी हुई है शी जिनपिंग की, इसके साथ देखिए वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ट्रॉन्ग, वो जो है चीन में पिछले साल गए थे 2022 में, और उन्होंने वहाँ पर उनको चाइना का जो है टॉप मेडल जो फॉरेन डिग्नेटरी को दिया जाता है वो दिया गया। और चीन ने उनको काफ़ी चीज़ें दी, तो काफ़ी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें थी दी बीच में। अभी भी इन्होंने साइन किया है 36 पैक्ट अभी साइन किए जब अभी गए हैं शी जिनपिंग। और चाइना उनको एडवांस टेक्नोलॉजी दे रहा है रेलवे के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, रेलवे के लिए। तो यहाँ तक वो कर रहे हैं कि जो इनका सदर्न एंड है चीन का, वहाँ से लेकर के हनोई तक की, बल्कि वो एक रेलवे लाइन बिछाएंगे और ये रेलवे लाइन उस इलाके से गुजरेगा जो इलाका इस पूरे वियतनाम का वो इलाका है जहाँ की मैक्सिमम मिनरल और रेयर अर्थ जो हैं सबसे ज़्यादा हैं। और अगर आपको याद दिलाऊं कि दुनिया का दूसरे नंबर पर आता, रेयर अर्थ्स के बारे में वियतनाम दूसरे नंबर पर आता है। और रेयर अर्थ हम जानते ही हैं कि कितना ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, मिलना कितनी बड़ी बात है। तो ये चीज़ें हैं जो कि वियतनाम का पोर्ट है एक हाईपोंग, वहाँ से ले करके और ये मिनरल एरिया से होते हुए ये लाइन आगे तक जा रही है। और इसके साथ जो इन्होंने किया है पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, प्रैक्टिकल, मतलब कोऑपरेशन की बात की इन्होंने कि हम प्रैक्टिकल कोऑपरेशन की बात करेंगे। इन्होंने पब्लिक, एक और जो चीज़ आपको देखें जो हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि पब्लिक अभी भी वियतनाम की एंटी चाइना है सेंटीमेंट। तो एक एग्रीमेंट इनके साथ ये भी है कि पब्लिक ओपिनियन को कैसे फॉर्म किया जाए, फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन जी, जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन में उसमें ली है। तो ये जब कुछ चीज़ें हैं, मेरी टाइम और बाकी चीज़ें, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें है ही है। और एक जो चीज़ इन्होंने जॉइंटली बोली है कि वो, और वियतनाम को मैं कहूँगा ज़्यादा वो है क्योंकि वो अमेरिका, रूस और सबको देख लिया है कि एशियाज़ फ्यूचर लाइज इन द हैंड्स ऑफ एशियंस जी एंड नोबडी एल्स जी। तो एक और वो पॉलिसी लेके चल रहे हैं कि हमको एशिया वालों को, एशिया को एशिया में कोऑर्डिनेट मिल के रहना पड़ेगा, बाहर वाले जो है ये नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें
ये चल रहे हैं। जैसे मैंने कहा, शी जिनपिंग तो गए थे 2017 में एपेक में, और नेचुरली वहाँ बात हुई होगी। और इन्होंने एक कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप भी अभी बना रहे हैं सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। ये जो है हॉटलाइन भी आपस में इस्टेब्लिश करेंगे कि साउथ चाइना सी में, मैंने कहा था कोस्ट लाइन की इतनी ज़्यादा है, साउथ चाइना सी और लैंड बॉर्डर्स पर अगर कुछ है तो उसको रिजॉल्व कर सकें। और जो इनका स्टेटमेंट है, देखिए करीब 16 पेज का स्टेटमेंट जारी हुआ है इनके जाने पर। और जो इन्होंने चाइनीज़ कम्युनिटी एश्योरेंस कम्युनिटी या कम्युनिटी ऑफ फ्यूचर ज्वाइन किया है, मतलब चाइना के साथ मिल के चलने वाली बात इन्होंने की है। फोकस जो है डेटा से लेकर के 5G और हर एक चीज़ पर रहा है, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेटेलाइट ग्राउंड स्टेशन स्पेसिफिकली ये बात हुई है कि और चीन उनमें मदद देगा उनको ग्राउंड स्टेशन बनाने के लिए, इकोनॉमिक जोन्स बनाने के लिए। और लेकिन ये सब होने के बावजूद देखिए, चाइना जहाँ भी जाता है, जहाँ भी गया है, वहाँ पर चीज़ें उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई हैं जितने होनी चाहिए। वो सब हम देख रहे हैं जी, चाहे आप पाकिस्तान से लेके अफ्रीका से लेके कहीं भी ले लीजिए। तो मुझे इतना उम्मीद है कि वियतनाम अभी उस लेवल पर आ गया जो हमने कहा बैम्बू डिप्लोमेसी से, कि वो डेट ट्रैप में तो नहीं फंसेगा जी, हर हालत में चीन के। लेकिन जो डिस्ट्रस्ट है चाइना चीन के बारे में, वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। और पब्लिक ओपिनियन भी मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी मोल्ड हो पाएगी। हाँ, जैसे मैंने कहा कि $67 बिलियन चीन ज़रूर दे रहा है, $200 बिलियन के आसपास का ट्रेड इनके आपस में है। और वियतनाम में काफ़ी चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग बहुत हो रही है, कंपनी बहुत चली गई हैं, इसलिए यूरोप से भी उनका काफ़ी ज़्यादा संबंध है ट्रेड के बारे में। लेकिन चीन के साथ ये हैं, ऑलरेडी इनका जैसे मैंने कहा लगभग $200 बिलियन का चल रहा है, क्योंकि कुछ चीनी कंपनी भी वहाँ गई हैं एज इट इज़। तो ये सब इसके बावजूद भी आई थिंक मुझे ये लग रहा है कि चीन से ज़्यादा सक्सेसफुल मैं मानूंगा वियतनाम को, जो कि ये एश्योरेंस बैलेंस लेके चल रहा है कि हम, जैसे उसने कहा कि फ्रेंड ऑफ एवरीवन एंड एनिमी ऑफ नन, वो लेके अपना विकास करना चाहता है, अपना डेवलपमेंट करना चाहता है। और वियतनाम के लोग हम देख चुके हैं कितने मेहनती हैं, कितना वो आगे बढ़ना चाहते हो। नेचुरली वो आगे बढ़ जाएंगे। और जब देश आगे बढ़ता है तो सिर्फ इकोनॉमिकली अगर बढ़ता है, वो आर्थिक सुधार आते हैं, आर्थिक रूप से आगे बढ़ता है, तो सैन्य क्षमता भी बढ़ाता है। बिल्कुल जी। और सैन्य क्षमता जरूर बढ़ाएगा। जैसे हमने कहा भारत के, जैसे आपने बात की, तो भारत के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं वियतनाम से, बहुत विजिट्स हुई हैं। देखिए रक्षा मंत्री पिछले साल ही गए थे, प्रधानमंत्री की भी विजिट, तो ये विजिट्स हुई हैं। हमारे मिलिट्री डेलीगेशंस आते जाते रहे, एक दूसरे की विजिट करते रहे हैं। और हमारे रक्षा सामग्री उत्पादन के, हमारे उत्पाद में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है वियतनाम ने अभी। तो मुझे लगता है कि हमारे संबंध, अगर मैं एक दूसरी तरफ से कहूँ तो वियतनाम भारत की जो एक फॉरेन पॉलिसी है, ओन इंटरेस्ट लेके चलना जी, वो ही लेके वो चल रहा है जी। ना इधर झुकेंगे ना उधर झुकेंगे, अपना बेस मजबूत करके और हम सबको साथ लेके चलेंगे। हमारे प्रधानमंत्री तो ऐसे ही कहते हैं जी कि सब नेबर्स फर्स्ट हैं और सबको साथ लेके चल रहे हैं। हालांकि मुझे लग रहा है वियतनाम भी यही कर रहा है, चीन नेबर है, नेबर फर्स्ट है, सबके साथ हम मिल के चलेंगे। और डेफिनेटली जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, वियतनाम भी आगे बढ़ेगा। और हमारे संबंध उनके साथ अच्छे हैं और अच्छे और प्रगाढ़ होंगे और आगे अच्छे होते रहेंगे। जी बिल्कुल सर। सर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गणतंत्र दिवस समारोह में नहीं आने का फैसला किया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू मामले को लेकर भारत अमेरिका के संबंधों में खटास आई है, इसे कैसे देखते हैं आप? क्या यही मामला था जिस वजह से बाइडेन नहीं आ रहे हैं भारत? नीरज जी, देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति की जो आने की बात है, ये ऑफिशियली तो किसी ने डिक्लेयर नहीं किया था, भारत ने भी कभी ऑफिशियली नहीं बोला था। इनफॉर्मली ज़रूर G20 मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने इनवाइट किया था उनको 26 जनवरी के में परेड पर, प्लस क्वाड मीटिंग भी होनी थी उस समय। तो ये एक चीज़ थी, लेकिन ये इनफॉर्मल थी, फॉर्मली अभी तक मेरे ख्याल से नहीं ये चीज़ हुई थी। और
जब तक ये फॉर्मली दोनों देश नहीं करते तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि इन्होंने कैंसिल किया है। हाँ, चूँकि रिक्वेस्ट हुआ था तो उन्होंने ज़रूर कहा है कि उस समय ये आ नहीं सकते उनकी कमिटमेंट से। उनकी कमिटमेंट भी अगर आप देखें तो बहुत है। आप देख रहे हैं कि उनके खुद के देश में क्या हो रहा है, इजराइल और यूक्रेन को लेकर के, लड़ाई को लेकर के सीनेट में क्या चल रहा है, फंडिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। रिपब्लिकन्स जो हैं जो फंड्स इनको चाहिए दोनों सस्टेन करने के लिए यूक्रेन और इजराइल में, वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। इनका खुद का विरोध काफ़ी हो रहा है। जो इनकी रेटिंग्स हैं, इलेक्शंस होने वाले हैं अगले साल, और जो रेटिंग्स हैं जो बाइडेन की, वो काफ़ी डाउन हो रखी हैं। ट्रंप काफ़ी आगे चल रहे हैं। स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस भी उनका होना है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा इनको। तो लगता है कि ये सब व्यस्तता देख करके ही उन्होंने नहीं आने का फैसला किया है। लेकिन ऐसा नहीं कि क्वाड कैंसिल हो गया है। क्वाड मीटिंग होगी, हाँ लेट होगी। भारत ने शायद ये सोचा था कि इलेक्शन से पहले हो जाए, हो सकता है लेट हो। हालांकि उस समय इलेक्शन फीवर उनका भी रहेगा, अमेरिका का भी। दूसरा, जहाँ तक इसको लिंक करने की बात है पन्नू मामले से, जिसका अभी न्यूज़ में काफ़ी आया है, गुरवंत सिंह पन्नू का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मामले को लिंक करना चाहिए, क्योंकि ये तो जून से चल रहा था। न्यूज़ में भी आया है, जब वॉशिंगटन पोस्ट ने अपना न्यूज़ में कुछ दिन पहले निकाला था, बट ये मामला जून से चल रहा है। और इसके बाद देखिए काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं हाई लेवल, 2+2 मीटिंग, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और NSA दोनों आए थे, यहाँ बातचीत हुई है। और जबकि वो व्यस्त थे, वो पूरी व्यस्तता के बावजूद आए। NSA लेवल मीटिंग्स हुई, CIA चीफ भी आए थे। तो ये मीटिंग्स, अगर ये चीज़ होती तो इस लेवल की मीटिंग जो होनी चाहिए वो नहीं हुई होती, क्योंकि इतनी बड़ी मीटिंग्स उसमें नहीं हो पाती। दूसरी चीज़, जो तथ्य आए हैं उसको भारत ने बोला है कि हाँ, अगर ये तथ्य हमारे पास आए हैं और इसको हम बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी जो है 2 दिन पहले FBI चीफ आए थे। हालांकि FBI चीफ इंटरनल उनके मैटर्स देखते हैं, उनको बाहर के नहीं होते CIA की तरह, बट आए हैं बेसिकली ज़रूर कोई ना कोई चीज़ है जो जिसका कंसर्न है। भारत का भी अपना कंसर्न है। भारत ने भी बोला है कि जितने खालिस्तानी ऐसे जो टेररिस्ट हैं, समर्थक हैं, उनकी लिस्ट जो भारत ने दी थी या उनके पास है ऑलरेडी, वो साझा करना चाहिए। क्या कार्रवाई हुई है। तो ये कुछ मामले हैं जिस लेवल पर इन पर बातचीत होनी चाहिए वो चल रही है, और ये नॉर्मल है, इसी लेवल पर चलती है। अदरवाइज अगर इतना तूल वाला मामला होता तो इतनी ऐसी विजिट्स नहीं होती और नए बातचीत इतनी आगे बढ़ती। क्वाड को लेकर के, चाहे बाकी जो है, देखिए कितने ज़्यादा एग्रीमेंट्स भारत के साथ किए हैं अमेरिका ने। हमको पता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, डिफेंस के बारे में, डिफेंस स्टार्टअप्स के बारे में, एजुकेशनल एग्रीमेंट्स के बारे में, आपसी जो मिलिट्री और सिविल एक्सचेंज है उसके बारे में। तो काफ़ी चीज़ें हैं, और इनके बारे में, प्रोग्रेस के बारे में भी बात हुई और हुआ कि इनको जल्दी और आगे बढ़ाया जाए, इनमें तेज़ी लाई जाए। तो अगर रिश्तों में खटास इतनी होती तो ये सब चीज़ नहीं होती। तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा मामला है ये। लेकिन आप अगर कंपेयर करें इसको कनाडा से, तो जब कनाडा ने, ट्रूडो ने बोला था, तो भारत ने बोला था कि आप सबूत दीजिए, अदरवाइज आप ऐसे लांछन मत लगाइए। और सबूत नहीं आया, अभी तक नहीं है। हालांकि वो कह रहे हैं कि सबूत वो देंगे। तो उसमें और इसमें फ़र्क है। इसमें इन्होंने सबूत दिया है, जिसको भारत ने बोला है कि हाँ, हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मामला है। और कल ही देखिए, जो पेंटागन में सीनियर एडवाइज़र हैं पुतिन के, जो बाइडेन के, उन्होंने बोला है
कि ऐसी बात नहीं है। जो पर्सनल इक्वेशन है जो बाइडेन की प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ और भारत का जो रिश्ता है स्ट्रेटजिक जो रिश्ता है उसमें वो चलता रहेगा, उसमें इसका कोई फ़र्क नहीं है इस बात से। और उसको इस विजिट से लेके नहीं देखना चाहिए था, क्योंकि ये विजिट फाइनलाइज नहीं हुई थी, ये ऑफिशियल नहीं थी। एक उन्होंने रिक्वेस्ट किया था पर्सनल, और जो कि व्यस्तता की वजह से नहीं हो पा रही है। लेकिन जो आपसी रिश्ते हैं, पर्सनल जो रिश्ते हैं, वो चलते रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई खटास इतनी ज़्यादा इस मामले में है। और अगर जो है भी छोटी मोटी, वो ज़रूर जिस तरह हमेशा भारत और अमेरिका अपने रिश्तों को लेकर के चलते रहे हैं और ऐसी छोटी मोटी चीज़ों को दूर करते रहे हैं, अभी भी करेंगे। सर, भारत सरकार के कई मंत्रियों ने कहा है कि पीओके वापस लाएंगे। अब आरएसएस के एक नेता ने कह दिया है कि सीओके भी वापस आना चाहिए। चीन के पास आखिर भारत की कितनी भूमि है और क्या चीन से अपनी भूमि वापस ले पाना संभव है? नीरज जी, देखिए, ये पीओके लाना हमारा तो, हम तो ये कहते हैं कि लाना क्या हो तो हमारा है जी, वहीं पर है। और उसको हम हमारी प्रभुता, उस पर संप्रभुता आनी चाहिए। और हमारा संप्रभुता भी नहीं, हम कहेंगे हमारा क्षेत्र है, हमारा बन के रहना चाहिए। और वहाँ के लोग कह रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं। आप देखिए, अब तो पीओके के लोग कह रहे हैं खुद ही, जो वहाँ के हालात हैं, कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। और मैं कहता हूँ कि वो बात करते हैं कि यहाँ पर अगर वो अपना इलेक्शन कराएं वहाँ पर, तो मेरे ख्याल से अगर चॉइस दिया जाए कि पाकिस्तान के साथ रहना है या भारत के साथ, तो आधा पाकिस्तान तो कहेगा कि हम भारत के साथ रहना चाहेंगे। और एक अभी एक फिल्म भी आई थी, उसमें भी एक मशहूर डायलॉग यही था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो चीज़ है इसके साथ है, जहाँ तक और देखिए, हर एक समय लगता है। और ये चीज़ सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं होती जी, ये चीज़ पब्लिक के ऊपर होती है, लोगों के ऊपर होती है। और लोग हताश और निराश हो गए हैं अभी वहाँ के देख करके। और जैसे हम कहते हैं हमेशा, हमारे पास तो दो पाकिस्तान है ईस्टर्न, उसके हिसाब से मैं पाकिस्तान नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा मुस्लिम्स की, जो हमारे देश के भारतीय हैं, भारतीय मुसलमान हैं, भारतीय हैं, उनके संख्या देखिए उनसे तो गुनी है जी। तो इस हिसाब से देखें तो हमें तो कुछ ऐसी कमी लगती नहीं है। लेकिन हमारी हालत, भारत की हालत देख करके, भारतीय लोगों की देख करके, और भारतीय मुसलमान और भारतीय हिंदू और क्रिश्चियन नहीं, सब भारतीय हैं, उनको देख करके ये जो पाकिस्तान, मुस्लिम्स कहूँगा मैं, क्योंकि वो कहती हैं कि मुस्लिम कंट्री है जी, वो जो है कहते हैं कि भाई वहाँ जाना बल्कि ज़्यादा वो है जी, वो खुद चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, भारत आ जाए हमारे पास, कि हमको जो है चीज़ें मिले जी। तो ये चीज़ है। तो वो मुझे लगता है कि मैं कहूँगा आधा तो हो ही गया है, क्योंकि हमारा आधा हमको सिर्फ जो है एक तरह से जा करके कहना कि हाँ बोर्ड लगाना, बस वही एक चीज़ है, झंडा फहराना है वहाँ और लगाना है जी। चीन के साथ जहाँ तक है, देखिए थोड़ी कॉम्प्लेक्स तो है जी, क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जो डिवाइडिंग लाइन तो कोई थी नहीं अभी तक है जी। 1914 में मैकमोहन लाइन ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में ये मैकमोहन लाइन बनी थी जी। और वो लाइन कहीं मतलब नक्शे पर बस लाइन खींच दिया गया जी। ग्राउंड पर जाकर के किसी ने डिमार्केशन नहीं किया जी। हालांकि बीच बीच में कई कोशिश हुई, कुछ जगह पर गए, कुछ जगह पर देखा, लेकिन कहीं ऐसे डिमार्केट नहीं हुआ, जैसे बाउंड्री नहीं बनी जी। और इसीलिए कुछ जगह पर डिमार्केटेड थी, कुछ जगह नहीं थी, तो उसको जैसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं पीओके में, इसको हम LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोले, ये हुआ कि जो जहाँ पर है वहाँ रहेगा। और इसमें देखिए कि सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हमारी 3488 किलोमीटर की तकरीबन चीन के साथ ये बाउंड्री है, और ये जो है हमारे 7 स्टेट्स में जाती है जी। आप उत्तराखंड में देख लीजिए, हिमाचल है, सिक्किम है, आपका अरुणाचल है, तो ये 5 स्टेट है, 5 राज्यों के साथ, और JNK तो जम्मू, और अब चूंकि लद्दाख हो गया तो मैं इसलिए उसको भी ऐड कर लिया अलग उसमें। तो इन सब के साथ गुजरती है, इनके साथ तो एक जगह से नहीं है और सिर्फ।
और ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा लद्दाख में, जो कि हम कहेंगे कि हमारा JNK में है, तो आप सही है कि COK है, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर है, और हर जगह अलग अलग है। आप देखिए सिक्किम में कई जगहों पर हम ऊपर हैं जी, डोमिनेट कर रहे हैं, इसीलिए आप देखते हैं डोकलम से लेके बाकी सारी डेप्सांग और ये वो लड़ाई वहाँ होती है। ट्राई जंक्शन जो भूटान के साथ है वहाँ पर चलता रहता है। वाटर शेड एरिया है, वो नीचे हैं, हम कई जगह ऊपर हैं जहाँ वाटर शेड होता है, जहाँ पहाड़ों पर पानी डिवाइड होता है, वहाँ से कुछ इधर उधर आता है, मतलब हम उसको डोमिनेट कर रहे हैं कई जगहों पर। कुछ जगहों पर प्लेन्स में वो हैं। और अगर आप इधर आइए तिब्बत और बाकी जगहों पर, तो आप देखिए वो प्लेटू है, लेकिन ठंड कितनी है वहाँ, वेदर कैसा है, ग्लेशियर एरिया है, वैलीज ही हैं जिसको आप गलवान और बाकी एरिया आप जानते ही हैं, रिवराइन टेरेन है जी, फेमस रिवर हम जानते ही हैं जो आसाम से हमारी नॉर्थ ईस्ट से आती है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से ले लीजिए, तो बाउंड्री काफ़ी उनके साथ हमारा बॉर्डर है। और शुरू में ही देखिए 1949 में पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान का जो एरिया था वो उनको दे दिया था, जो कि हम वो भी हमारा इलाका है जी। अक्साई चिन्ह उनके पास चला गया था। तो ये जो चीज़ें हैं, और बिल्कुल सही है कि जो इम्पोर्टेंस है उस एरिया का कम नहीं है, अभी भी वहाँ के मिनरल्स में भी रेयर अर्थ्स एक्सप्लोर नहीं हुए हैं जी। जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है लेह लद्दाख और बाकी इलाके की बहुत ज़्यादा है। तो इलाका तो बिल्कुल वो है, लेकिन आप ये भी देखिए कि इसमें 62 के बाद जो चीन ने उस समय आक्रमण करके लिया था इलाका हमारा, उसके बाद जो है कुल मिलाकर के जो पार्लियामेंट में जो बताया था पिछले साल, उसमें कहा गया था जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स की, करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो लद्दाख का है 1962 के से चीन के कब्जे में है। और इसमें अगर ऐड करें तो करीब 5,180 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो ये दे रखा है पाकिस्तान ने चीन को, वो 1963 में दिया था। और इसके अलावा चीन क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश, तो वो तो खैर छोड़िए, वो तो हमारे पास है और अब सवाल नहीं उठता कि वो वापस जाएगा। लेकिन एक चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि चीन ने जितना डेवलपमेंट कर रखा है हम सब जानते हैं, उसने पूरा जोर लगा दिया था उस इलाके में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और ऑफ लेट 2-3 साल से मिलिट्री स्टेशंस बना करके मिलिटरली उसको डेवलप किया उस इलाके में। उसने कितने हेलीपैड से ले करके और अपना ALG लैंडिंग ग्राउंड्स बनाए हैं। तो ये सब चीज़ें उसने काफ़ी किया उस इलाके में डेवलपमेंट। और जो इसका मैक्सिमम, जैसे मैंने कहा, JNK में तो है, जो बाउंड्री अभी भी चल रही है, तकरीबन 1600 किलोमीटर की बाउंड्री JNK के साथ है मैक्सिमम, बाकी तो हमारे 100, 200, 300 किलोमीटर है बाकी स्टेट्स के साथ। तो ये जो उन्होंने 2019 तक तो बहुत किया, मैं कहूँगा 18 तक। और आपको अगर याद होगा कि जॉर्ज फर्नांडिस जब डिफेंस मिनिस्टर थे, पराक्रम चल रहा था, और पराक्रम उस समय भी उन्होंने कहा था चाइना कि हमारा सबसे बड़ा तो जो है अगर दुश्मन को होगा चीन होगा। जी जी। तो लेकिन हमने तब भी सीख नहीं ली 79 के बाद। अब जाकर के हमने काफ़ी ज़ोर शोर से, मैं कहूँगा अंग्रेजी में कि हाइटेंड हमने अपना एक्टिविटी की, हाइपर एक्टिविटीज़ की डेवलपमेंट में इन इलाकों में। स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट में पहले लूँगा, स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि पहले उन इलाकों में जहाँ चीन 2 महीने लेता था, हम 3 महीने में पहुँचते थे। अब उन इलाकों में चीन तो 2 दिन में पहुँच जा रहा है जी। तो हमको भी वो करना पड़ेगा। हम अभी 15-20 दिन का लग जाता है समय कुछ जगहों पर जी। तो काफ़ी डेवलपमेंट हम लोग पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं, और ये डेवलपमेंट काफ़ी चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ बॉर्डर मैकेनिज्म टॉक्स भी, जो बातचीत भी चल रही थी कई सालों से, 93 से बातचीत चल रही थी, और एग्रीमेंट्स हुए थे कि हम स्टेटस को बनाए रखेंगे। पेट्रोलिंग के लिए था, या जो नो मैंस लैंड वाला जो इलाका था, ग्रे जोन था,
जिसको हम कहते हैं वो रहेगा, लेकिन चीन ने कई बार इसको जो है ब्रीच किया जी। लेकिन हम जो है देखते रहे कि वो आ रहे हैं, वो कब चले जाएंगे, हम वेट करते रहे, हम उतने एग्रेसिव नहीं हुए जी। उस समय 2013 का जो बॉर्डर डिफेंस एग्रीमेंट था उसमें बड़ा क्लियर था कि जो स्टेटस को है वो कोई बदलेगा नहीं। और एक जो मैं बात कर रहा था कि जो टॉक्स हो रही थी, बातचीत चल रही थी, उसको स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स कहते थे जी। जो कि चली आ रही थी। 2019 में 22वां राउंड था। आप समझ लीजिए कि किस लेवल पर उनके रहते थे और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे, खास करके एनएसए वगैरह और फॉरेन सर्विस के लोग होते थे, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और आपने देखा 2020 और 22 में क्या हुआ हम सब जानते हैं, काफ़ी हम लोग इस पर बात कर चुके हैं डिटेल में इसके बारे में। तो ये जो चीज़ थी, और चीन आराम से रहने वाला है। ताइवान में क्या कर रहा है, उसने कहा 2046 तक समय है, हम इनको अपने कब्जे में लेंगे ताइवान को जी। 2046, आप देखिए 23 साल, लेकिन काम उसने अभी चालू कर दिया है जी। उसी तरह उसकी निबलिंग वाली पॉलिसी है कि थोड़ा थोड़ा काटते रहो जी इलाका जी। और बाद में फिर हम आगे बढ़ करके और वो करेंगे। तो ये स्लाइसिंग बोलते हैं इसको, स्लाइसिंग की थोड़ा थोड़ा पीस लेते रहो। और शायद हमारी कमजोरी थी जो हम लोग रियलाइज़ किए बाद में। तो इस वजह से इस पॉलिसी को रोकना बहुत ज़रूरी था। दूसरा देखिए, हमारी वनरेबिलिटी जो कहते हैं हम, एक है सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो चिकन ने का हम एरिया बोलते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कि भूटान और बांग्लादेश लेकर के हमारा वेस्ट बंगाल में सीधा आता है, सीधा सिलीगुड़ी तक है। उस इलाके में कहीं भी अगर चीन को कोई बेस मिल गया, चाहे वो भूटान की तरफ से, जहाँ भूटान से वो बॉर्डर एग्रीमेंट अपना करना जा रहा है जी, काफ़ी उसकी भी न्यूज़ आ रही है, बांग्लादेश में भी अपना इन्फ्लुएंस बनाया जा रहा है, तो वो अगर हो गया तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, दर्शकों को ये भी, कि भारत जो है हमारी सरकार और हमारी सेना, या हमारे, मैं कहूँगा सेना ही नहीं, सुरक्षा में जितने तंत्र हैं वो इसके बारे में काफ़ी जागरूक हैं जी। समय समय पर इसके बारे में चर्चा हो रही है। और अभी आपने 2 महीने पहले अगर देखा हो तो इसके बारे में ये भी वो किया गया था कि इसकी मजबूती बढ़ाई गई है, सुरक्षा तंत्र बढ़ाया गया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर का होम मिनिस्ट्री ने किया है, चूँकि बॉर्डर इलाका है तो वहाँ पर हम और ज़्यादा जो है, मैं नहीं कहूँगा कि हम फोर्स डाल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और हर तरफ से मजबूती की जा रही है कि अगर कहीं से कुछ ब्रीच हो तो उसका जो है हम मुकाबला कर सकें। लेकिन मैं हमेशा ये कहूँगा कि देखिए, हर समय हम फौज में कहते हैं, बाहर भी है, कि आप 10 तरीके सोच ले कि दुश्मन यहाँ से ये करेगा, लेकिन वो 11वां रास्ता भी ढूंढ सकता है जी। तो हमको तैयार आना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि हमारा एक अगर ऐसा इलाका है तो इसके ऊपर हमें और ज़्यादा ध्यान दे करके रहना पड़ेगा, और सिर्फ हम नहीं, वहाँ के लोग भी जी। अभी आप देखिए, हम बात कर रहे थे सीओके या चीन का ऑक्युपाइड एरिया लेने के लिए 2-3 चीज़ों पर हमें देखिए, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा। मिलिटरली जी, आज की तारीख में इकोनॉमिकली और मिलिटरली चीन तो स्ट्रांग है, ये हम नहीं कह सकते कि वो हम तुरंत उससे कर लेंगे बराबरी, कर रहे हैं, हम उस तरफ हैं। लेकिन ये भी नहीं है कि चीन को हम रोक नहीं सकते जी। हमने एक जगह रोक के दिखा दिया है जी, लेकिन ये लिमिटेड स्केल में था जी। चीन की 1962 की लड़ाई आप देखिए, हम रोक नहीं पाए क्योंकि हमारे पास हथियार नहीं थे मजबूत, एयर पावर उतना वो नहीं था, लेट था वो किया। प्लस चीन वेव्स में अटैक कर रहे थे, एक के पीछे, मतलब उनके आए जा रहे थे, आप कितनों को वो करेंगे। तो हालांकि वो चीज़ अब नहीं हो पाएगी, बट फिर भी हमें पीछे से भी सीख लेना पड़ेगा और आगे के लिए भी ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि मिलिटरली इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हमने कहा स्ट्रांग है, वो जल्दी आ सकता है जल्दी अपने साजो सामान से लेके हर एक चीज़ कर सकता है। और बॉर्डर डेवलपमेंट उसने कर दिया है, बॉर्डर विलेजेस बना दी हैं, निगरानी व्यवस्था अपनी उसने स्ट्रांग कर ली है हर जगह, एयर में भी और ज़मीन पर भी जी। तो वो चीज़ हमें थोड़ी देखनी पड़ेगी उसके ऊपर। और 2 इश्यूज़ में और इसमें लाना चाहूँगा कि एक देखिए, उसने कोरोना वॉर किया, आप तो
तो एक मैं कहूँगा कि एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर ये है जी, जिसको सभी ने निगेट कर दिया। अभी कोई इसके बारे में नहीं कर रहा है, क्योंकि आधा ब्लेम अमेरिका को जा रहा था, आधा चीन को भी जा रहा था जी, जी, कि वहाँ भी थे, ये भी थे, इनका भी वो था, इन्वेस्टमेंट इनकी भी वहाँ थी उसी लैब में। जी, दूसरा मैं लूँगा वाटर बॉम्ब, जी, कि हमने एक बार बात की थी अपने दर्शकों के साथ कि चीन जो डैम्स बनाए जा रहा है ऊपर, उन डैम्स को देखिए, ब्रह्मपुत्र हमारी है या बाकी नदियों में क्या हालत होती है जब सिर्फ बाढ़ का पानी आता है। जी, अगर उसने डैम्स बना दिया और डैम्स का पानी छोड़ दिया, जी, तो आप सोचिए कितना डैमेज होगा। चीन ने क्लाइमेट चेंज का भी एक डायरेक्टरेट बना रखा है जी, और अगर वो आर्टिफिशियल क्लाउडिंग करके जी, अगर वो ऐसा तहलका उधर मचाए, अर्थक्वेक और ऐसी चीज़ें हों, तो आप समझ सकते हैं कि कितने कम खर्च में बजाय एक्चुअल लड़ाई किए हुए वो ये चीज़ हमारा नुकसान कर सकता है। जी, तो ये चीज़ भी हमें देखनी पड़ेगी। और वाटर बम की बात तो हम पहले यूक्रेन में भी कर चुके हैं। आपको पता है कि डैम बस्ट हुआ था तो कितना नुकसान हुआ था वहाँ, बिल्कुल, यूक्रेन में। तो नीप्रो रिवर के साथ जो डैम बना था, कितने 1000 एकड़ ज़मीन और कितने गांव उसमें पूरे तबाह हो गए। जी, तो ये जो चीज़ है इसको भी हमें ध्यान में रख के चलना पड़ेगा और इसके ऊपर निगरानी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हम देख नहीं पाएंगे कि कब कैसे हो रहा है। जी, क्योंकि वहाँ भी तो आप देखिए 3000 मैक्स सेटेलाइट्स लगी हुई थी यूक्रेन में, पूरा वो देख रहे हैं, लेकिन ये डैम बर्स्ट का उसका नहीं किसी को पता लग पाया। जी, तो ये एक चीज़ है जिस पर कि मैं चाहूँगा कि मतलब फोकस रहे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हो रही होगी जी, कि ये चीज़, क्योंकि मुझे याद है कि जब हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर इस डैम जो यूक्रेन का हुआ था, तो हमने वहाँ भी ये पॉइंट डाला था कि ये हमारे लिए भी ये चीज़ हमें वहाँ डैम बस्ट था, हमने कहा ये वाटर बॉम्ब है और ये वाटर बॉम्ब को भी हमें सोच के चलना पड़ेगा। हम सिर्फ एटम बॉम्ब की बात कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो है, देखिए एक चीज़ बड़ी चीन को जो सबसे बड़ा धक्का इस समय है, चीन को लग रहा है कि भारत जो है उसकी डोमिनेंस जो है, जो चीन चाहता है दुनिया में करना, नंबर 1 बनना, उस पर भारत जो है रोक रहा है जी, कि भारत जो है आगे बढ़ रहा है और ये चीन को बढ़ने नहीं देगा। मतलब इस तरह नहीं, भारत तो चाहता है ग्रोथ हो, जी, दोनों का हो साथ में, लेकिन चीन को लग रहा है कि जो वो चाहता है नंबर 1 बनना, अपने सुपर पावर बनना अकेले, और सबकी संप्रभुता को अगर वो उसके ऊपर अपना हाथ रखना, तो वो चीज़ उसको लग रहा है कि भारत नहीं होने दे रहा है। तो वो ज़रूर चाहेगा कि भारत को कमज़ोर करे। और फिर मैं वही कहूँगा जो अपनी कहावत है विश्वकुंभम पयो मुखम वाली, कि बात तो मुँह से तो करेगा, लेकिन अंदर अभी भी मैं कहूँगा कि वो जहरीली चीज़ होगी ज़रूर, जिसको हमें देखना पड़ेगा कि रिपीटिशन 62 या ये जो विजिट्स थी शी जिनपिंग की और 2020-22 में जो हुआ वो चीज़ नहीं हो। जी, दूसरी चीज़ देखिए, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काफ़ी तेज़ काम चल रहा है और एक्चुअली चल रहा है, अभी काफ़ी बढ़ गया है। हम इसको जितना एक्सेलरेट करेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा उस इलाके में। और एक सबसे जो अच्छी बात है इसमें कि ऑलरेडी भारत जो है, हमारी जो सुरक्षा तंत्र हैं वो 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं, तैयारी कर ली उन्होंने, वो हमको पता है जी, तीनों से, और तीनों नहीं, हर एक से, लैंड, एयर, सी, साइबर और स्पेस और बाकी चीज़ों में भी हम कर ही रहे हैं, आईटी में कर ही रहे हैं उसके लिए। और जो 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो लेके चल रहे हैं, जिसको फोकस कर रहे हैं, एक तो नेबर्स फर्स्ट, नेबर्स के साथ चलने के लिए चीन नहीं चलना चाहता है तो अलग की बात है, लेकिन उनका प्रभाव चीन का ज़रूर हमारे नेबर्स में, नेपाल में, म्यांमार में, बांग्लादेश में, इनमें कम हो। दूसरा, जो लुक ईस्ट पॉलिसी जो चलाई है हमारे प्रधानमंत्री ने, फोकस ईस्ट पर करते हुए, और ईस्ट कौन है, ये सारे नेबर्स हैं चीन के, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको साथ में रखें जी, जिससे कि वो भी हमारे साथ रहें। दूसरा, ऑलरेडी हम इसमें अपने इंडो पैसिफिक में ऑलरेडी हम बाकियों से मिल के चल रहे हैं, जितने देश हैं, क्वाड है,
साथ में इंडियन ओशन जो हमारा हिंद महासागर है, अपनी सैन्य जो क्षमता है उसको बढ़ा रहे हैं। तो ये सब करने के साथ बाद ही जो है हम आगे बढ़ पाएंगे। और ये जो हमें, मैं दो चीज़ें कहूँगा कि हमें हर समय डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट तो रखना ही पड़ेगा चीन के साथ जी। हमें इसको आगे लेके चलते रहेंगे डायरेक्टली, बिल्कुल सीधा कि उनके साथ लेके चलें और प्रेशर भी डालते रहें दूसरों देशों के थ्रू। जो डिप्लोमेसी सिर्फ चीन के साथ नहीं, चाहे वो अमेरिका है, चाहे यूरोपियन यूनियन है, वियतनाम है, इन देशों के साथ भी बातचीत करके जापान है, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया की प्रेशर पड़ता रहे चीन के ऊपर, वो भी एक बहुत ज़रूरी है। तभी हम इनको, क्योंकि चीन का जब तक डाइवर्जन नहीं होगा, अगर सिर्फ भारत पर फोकस करेगा फिर हमें लिए मुश्किल होगा जी। जो हम इलाके की बात कर रहे हैं उसको हम हमेशा फोकस में ले आते रहें कि ये तो हमारा इलाका, ये पूरा जो इलाका है जो अभी ये पाकिस्तान ने दिया है, जो इलाका जो ऑलरेडी चीन ने कब्जा कर रखा है वो, और मैं तो ये कहूँगा कि हम पुराने नक्शे को लेके चलें और कहें कि ये लद्दाख से आगे और ये जो तिब्बत का ये भी इलाका हमारा था जी। हमें तो ये और आगे लेके चलना चाहिए जी कि ये अपनी पॉलिसी को, तो इसको भी हम रहें और एग्रेसिव रहें इसमें हम शांत होकर नहीं बैठे, एग्रेसिव रहें और हमें इसको फोकस करना चाहिए हर जगह कि ये हमारा है। आप बताइए कि इसके ऊपर हम कैसे बातचीत करें जी, तब जो है इस पर हम कुछ चीज़ें लेके चलेंगे। और शो ऑफ फोर्स जो हमने किया, जो हमने उनको रोका, वो हथेली हमने वो 5 नहीं, वहाँ हमने तो 15 उंगलियां फैला के उनको रोकी, वो चीज़ हमेशा रहनी चाहिए जी, जिसको कभी ये ना लगे। और मैं कहूँगा सिर्फ मैन पावर में नहीं, अगर वो 1 गन लाते हैं तो हमारी 5 गन जानी चाहिए जी, कि उनको लगे कि नहीं ये है और ताकत कम नहीं है, कम अगर है भी तो हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें दिखानी पड़ेगी हर समय। इंडो पैसिफिक में हमारी पॉलिसी एग्रेसिव होनी चाहिए जी। और एग्रेसिव कहने का मेरा मतलब नहीं है कि हम सिर्फ एक्सरसाइजेस करते रहें जी। एग्रेसिव में हमें ये देखना पड़ेगा कि जिन देशों के साथ हम इंडो पैसिफिक में हैं, चाहे जापान है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, वो कहीं ढीले मत पड़ें जी, वो भी एग्रेसिव रहें जी, हम भी रहें, उनको हमें एग्रेसिव लेके साथ चलेंगे, तब ये प्रेशर वहाँ पर बनता रहेगा। जो अभी इकोनॉमिक स्लोडाउन है चीन का, उसको हमको एक्सप्लॉइट करते रहना चाहिए जी। अभी भी चीन उभरा नहीं है बिल्कुल, तो उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। एक्सप्लॉइट मैं नहीं कहूँगा कि चीन का नुकसान हो, बट ये एक्सप्लॉइट हो कि हम जो है आगे बढ़ें, हम वो कंपनियाँ, वो जो वहाँ पर लोग हैं, जो चीज़ें वहाँ पर बन के बाहर जा रही हैं, उनको हम अपने यहाँ बनाएं, अपने आप को हम आगे बढ़ाएं, उसके ऊपर होना चाहिए। जो अगली चीज़ मैं कहूँगा, जो 5th डायमेंशनल है लड़ाई की, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जी, आईटी, उसको हमें और आगे ले जाना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ चीन का इन्फ्लुएंस है और विद इन चीन हमें भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ाना पड़ेगा। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे पास है बुद्धिज्म है जी। बुद्ध यहाँ से हुए, यहाँ से बाहर गए, वो चीज़ लेके हम आगे बढ़े, कहेंगे कि हम तो बुद्ध के देश के हैं, हमें नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ ये ऊपर हुआ है, वो हमें जो है वापस मिलना चाहिए। मैं उसी पर आ रहा हूँ, सीएको को वापस लेने की जो बात हो रही है उसके बारे में। तो ये जो है दूसरा, ये जो पैंडेमिक और वाटर बम वाली बात हमने की, हमें उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। बॉर्डर स्कर्मिशेज जो छिटपुट लड़ाइयाँ हैं, इसकी तो चलती रहेंगी। मैं हालांकि एज ए मिलिट्री मैन तो मैं कहूँगा कि हमें स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि हम ये करें जो चीन कर रहा है जी। लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए। और हर इसमें अगर चीन ये करता है तो हमें होना चाहिए कि कुछ मीटर किलोमीटर उनको धकेलें और हम वहाँ जाके बैठें जी। हम नहीं करेंगे, हम एग्रेसिव नहीं होंगे, बट अगर वो होते हैं तो हमको ये करना चाहिए जी। तो ये चीज़, ये मैसेज जब जाएगा तब जो है, जब रिपल्स करेंगे उनको, तब जा कर के जो उनकी कोर्सिव पॉलिसी है, जो कोर्सिव पॉलिसी वो लेके चलता है, तब ये होगा। और स्लाइसिंग और सलामी पॉलिसी जो है तभी जाके रुकेगी, सलामी स्लाइसिंग जो पॉलिसी है, एक करने से होगी। दूसरा जो है
हमको भी चुप नहीं बैठना चाहिए। अगर वो आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे वीक पॉइंट्स क्या हैं, इस पूरे जितना LAC नॉर्थ से साउथ तक, नॉर्थ से लेकर के ईस्ट वेस्ट तक जितनी भी पॉलिसी एरियाज़ हैं, उसकी वीकनेस क्या है जी, और हमें उसको भी एक्सप्लॉइट करना चाहिए। और मैं अगेन कहूँगा कि हमारी सेना को, फौज को वो गलती नहीं करनी चाहिए कि हम विड्रॉ करें और वो आ करके ऑक्युपाई कर लें। जी, मुश्किल है, लेकिन मुश्किल का सामना हमने किया। अभी हमने विड्रॉ नहीं किया विंटर्स में जी, और साजो सामान गए, बाकी चीज़ें गई, तो उस हिसाब से हमें दिखाना पड़ेगा कि ऐसी कोई मौका ही नहीं दें कि चीन को ये मौका मिले कि आ करके वो विड्रॉ करे, क्योंकि देखिए सिर्फ डिप्लोमेसी से नहीं चलेगा जी। और अंत में मैं एक कोफी अन्नान जो थे पुराने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि यू कैन डू ए लॉट विद डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं, उनका ये भी कहना था कि सिर्फ डिप्लोमेसी से कि यू कैन डू ए लॉट मोर जी विद डिप्लोमेसी बैक्ड बाय ए साउंड मिलिट्री। जी, बिल्कुल, कि अगर आप मिलिटरली भी स्ट्रांग है, डिप्लोमेसी भी आपकी है, तो आप जो है जितना आप कर रहे हैं, काफ़ी कर रहे हैं, उससे और ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमको ये पॉलिसी पर थोड़ा सोचना पड़ेगा और इस पॉलिसी के साथ चलना पड़ेगा अपने आप को। मैं कहूँगा मिलिट्री और इकोनॉमिकली भी, इकोनॉमी की तो बात हम कर ही चुके हैं, क्योंकि जब इकोनॉमी बढ़ेगी तभी मिलिट्री पे को भी हम ध्यान दे पाएंगे इसके साथ। और ये जो अभी हमने शुरू किए चीन के साथ, पहले सिर्फ डिप्लोमेटिक टॉक्स होती थी, बातचीत होती थी, अब हमने मिलिट्री, मिलिट्री मतलब डिप्लोमेटिक और मिलिट्री कंबाइंड टॉक्स किए, वो चलनी चाहिए जी। वन वे ये नहीं चलना चाहिए, तभी हम आगे चलना चाहिए। और मैं अगेन कहूँगा कि 1962 की लड़ाई हमें अपने को भूलने नहीं देना चाहिए जी। 1962 और कोई भी, क्योंकि देखिए चीन एक भी लड़ाई नहीं लड़ा है जी। वियतनाम पर तो उसने बस छोटा मोटा जो भी किया था 79 में वही था, और कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। हम 1962 और उसके बाद मजबूत होते रहे, 65, 71 और 99 जी, ले लीजिए, इतनी लड़ाई लड़ ली हमने। तो हम सीजन हैं, हमको पता है कि डेजर्ट्स में कैसे लड़ना है और माइनस में और ग्लेशियर पर कैसे लड़ना है जी। तो हम पूरी तरह इसके बारे में हैं। और हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए कि अगर हम फिलहाल, मैं अभी की बात कर रहा हूँ कि कब्जा नहीं कर पाए, बट मुझे पूरा वो है कि इस समय जो हमारी कंडीशन है हमारे फौज की, हम चीन को तो किसी हालत में आगे बढ़ने नहीं देंगे जी। रोक जरूर सकते हैं वहाँ पर जी। और जैसे मैंने कहा, जितनी जगह हम उनको पुश कर सकते हैं जी। और जल्दी ही एक इंटेलिजेंस तो हमारी कंटिन्यूस होनी चाहिए और जल्दी एक एबिलिटी हासिल करें कि हम एक कैपेबिलिटी हासिल कर सकें जो डिमांड आ रही है कि हम अपने खोए हुए इलाके को वापस लाएं जी। बिल्कुल सर, आपने विस्तार से बताया और आज के कार्यक्रम में आपने खासतौर पर इजराइल हमास संघर्ष पर डिटेल जानकारी दी। क्या संघर्ष विराम संभव है और क्या इजराइल वैश्विक समर्थन खोने के बावजूद हमास को नेस्तनाबूद करना जारी रखेगा, इस पर आपने विस्तार से बातचीत की। और रूस यूक्रेन युद्ध पर आपने हमेशा की तरह जानकारी दी, ताज़ा क्या स्थिति है वहाँ पर। और चीन और वियतनाम के बनते बिगड़ते संबंधों को अपने इतिहास से लेकर वर्तमान तक हमारे दर्शकों के सामने रखा। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन नहीं आ रहे हैं गणतंत्र दिवस पर, उसको लेकर जो तमाम तरह के सवालात किए जा रहे हैं, क्या भारत अमेरिका संबंध खराब हो रहे हैं, इन सब से जुड़े जो पहलू हैं आपने वो सामने रखे। और साथ ही POK और COK को वापस लाने की जो मांग है, अभी हकीकत क्या है, हम कितने मजबूत हैं, इस पर आपने विस्तार से जानकारी दी है। आज के कार्यक्रम को आज सर आपने फिर से सागरर्पित बनाया और ज्ञानवर्धक बनाया। और हमारे जो पाठक हैं, दर्शक हैं, उनके मन में जो तमाम सवालात होते हैं, आज के इन प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से आपने उनके मन की जिज्ञासाओं को जरूर शांत किया होगा। और उम्मीद है कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आएगा। सर, आप इस चर्चा से जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।